بالکل वर्कशॉप का काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि चीज़ें तो वही हैं जो कि पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना है। तो वर्कशॉप का बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, मकसद है कि जो चीज़ें जो टीचर ऑलरेडी क्लास में पढ़ा रहे हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लें, वो SLO बेस उनकी टीचिंग शुरू हो जाए। ऑलरेडी मतलब जो कंटेंट्स हैं, जो हमारा करिकुलम है, जो बुक है, वो SLO बेस ही है, तो सिर्फ उसको थोड़ा सा उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, बाकी कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इससे काफ़ी अच्छे हमारे यानी कि आउटपुट आएगा, और हमारी जो आगे जाके असेसमेंट है उसमें ये बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। ये यानी कि हमारा जो KP के जितने भी बोर्ड्स हैं, वो जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट की मार्किंग पे भी जा रहे हैं। मार्किंग कोई अलहदा से कोई ऐसी चीज़ नहीं है वही मार्किंग सिस्टम जो आम रूटीन में होता है, लेकिन उसमें ये होता है कि टीचर ऑन स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन पे करता है। तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि उसके एप्रोप्रिएट आंसर भी उसके सामने होते हैं, उसके रूब्रिक्स भी उसके सामने होते हैं, मार्किंग स्कीम भी उसके सामने होती है, प्लस मतलब वो अगर किसी चीज़ को गलत कर रहा है या उसको पार्शल गलत कर रहा है तो उसकी जस्टिफिकेशन देने का भी वो ज़िम्मेदार होता है। तो उसमें मार्किंग में यानी कि बहुत सी इस्लाह आएगी, और जो इश्यूज़ आमतौर पर हमारे पास आते रहते हैं मार्किंग के हवाले से, तो वो सारे रिज़ॉल्व हो जाएंगे। जी बिल्कुल, ई मार्किंग के लिए तो ट्रेनिंग होना बहुत लाजमी है, क्योंकि ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज भी है, और इसमें जो आइटम बैंक होता है और जो उसके रूब्रिक्स होते हैं वो सारे के सारे उनको बताए जाएंगे कि किस किस्म के आपने रूब्रिक्स पे काम करना है, कैसे आपने तरीक़ाकार वो करना है। तो उसके लिए बाकायदा हमारी रजिस्ट्रेशन होगी, हम मतलब रजिस्टर करेंगे यानी मार्कर को, और वही मार्कर यानी हमारे साथ रजिस्टर होंगे जो कि क्वालिफाइड भी हों और उनका एक्सपीरियंस भी हो, और फिर उनको हम बाकायदा ट्रेन भी करेंगे उस ऐप पे, उस सॉफ्टवेयर पे भी, और प्लस उसके डेटा यानी आइटम बैंक पे भी और उनके रूब्रिक्स पे भी। उसके बाद वो मार्किंग में हिस्सा ले सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्र है कि आप तालीम दोस्त इंसान है, और तालीम के हवाले से आप हर वक्त हमारे बोर्ड और तालीमी इदारे में पेश होते। आज का जो SLO है ये कंसेप्चुअल बेस के मुतालिक स्टूडेंट को और ख़ास बिलखसूस हमने टीचरों को, प्रिंसिपल साहबान को बताना है कि SLO की जो अहमियत है, SLO की जो कंसेप्चुअल वर्कशॉप है। तो मैं चेयरमैन साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया है, और उसके मुतालिक उसने बताना है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है हमने रट्टे के मुतालिक नहीं जाना है, हमने कंसेप्चुअल स्टडी के मुतालिक जाना है। और इसी वर्कशॉप का जो इनेकाद हुआ है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारे असातिज़ साहिबान है, जो हमारे प्रिंसिपल साहिबान है, जो हमारे इदारे के स्टेक होल्डर है, आज इस वर्कशॉप से मुस्तफ़ीद होंगे और इसको बताएंगे कि स्टूडेंट को हमने किस तरीके से SLO के मुतालिक पढ़ाना है। तो फ़िलहाल जो हमारा 2023 का एग्ज़ाम आ रहा है, इसमें ये 50% या 40% का हिस्सा होगा। अगला जो सेशन होगा हमारा 2024 का, तो उसमें ये फुल फ्लेज SLO बेस पे होंगे। तो इससे हमारी कौम जो है ना, हमारे बच्चे जो है ना, वो मुफीद शहरी बनेंगे, अच्छे एजुकेशनिस्ट बनेंगे, उसके पास नॉलेज होगा, ना कि वो गाइडों की तरफ जाएंगे, नकल की तरफ जाएंगे, फोटोस्टेट की तरफ जाएंगे, बल्कि वो कंसेप्चुअल, उसका जो कंसेप्चुअल पेपर होगा वो उनसे सीख जाएंगे। और ये हमारी कौम की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हम कंसेप्चुअल और SLO बेस पे जा रहा है। तो हुकूमत वक्त का भी मैं मशकूर हूँ सेक्रेटरी साहब का कि उन्होंने हमारे बोर्डों को SLO बेस के लिए कहा है कि स्टूडेंट जो है ना SLO बेस पे अपना काम करे। पाकिस्तान के बारे में कोई भी यहाँ पर अफसर साहब बैठे हुए हैं, कोई भी उस तरीके से नहीं लिख सकता, क्योंकि ज़ाहिर बात है उसके लिए आपको बहुत सी जगहों पर जाना पड़ेगा, उसके एग्रीकल्चर को देखना पड़ेगा, इकनॉमिक्स को देखना पड़ेगा, बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इस तरह समझ लें कि ये हमारा एक बहुत बड़ा एरिया है, इसको हम एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं। अब उसको हम ब्रेक करते हैं कि अगर उसमें हम KP के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से देखें तो ये हमारा ब्रेक हो गया, लेकिन वो बेंचमार्क जो है ना अभी भी हमारा बहुत बड़ा है, हम उस तरीके से इसको फिर भी डिफाइन नहीं कर सकते। अब SLO की तरफ आते हैं, तो SLO में अगर हम कहते हैं कि एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ लिखें तो ये हमारा एक SLO बन जाएगा। फिर इन SLOs को मिलाकर हम, इन्होंने कंटेंट पर आए हैं, हम टॉपिक की सिलेक्शन करते हैं, और टॉपिक के बाद हम कंटेंट, और कंटेंट के बाद हम असेसमेंट की तरफ बेसिकली आते हैं। तो ये एक अगर इस तरह की हम हायरार्की, जो कि इसमें टैक्सोनॉमी के साथ भी उसको साथ साथ हम चलाएंगे। लिंग्विस्टिक स्किल्स का जहाँ पर आपने जिक्र किया है, बेसिकली वो लिंग्विस्टिक स्किल्स भी हैं, टेक्नोलॉजी उसमें वो हम एरियाज हमारे वो भी उसके साथ साथ चलते रहते हैं। मेरे ख्याल इस तरीके से आप अगर थोड़ा सा टीचिंग मेथोडोलॉजी कौन कौन सी है, फिर इसकी असेसमेंट का तरीक़ेकार, हमारा डॉक्यूमेंट जो करिकुलम डॉक्यूमेंट है वो किस तरह
ساری باتیں آپ کو اس سے معلوم ہو جائیں گی. تو پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ کریکلم سے مراد کتاب نہیں ہے, کریکلم سے مراد صرف SLO نہیں ہے, کریکلم سے مراد صرف اسیسمنٹ نہیں ہے, بلکہ ان چاروں چیزوں سے مراد, اور سر نے جو بڑی خوبصورت بات کی تھی, آپ ان کی بات کو اگر کوانٹیفائی کریں تو وہ یہی بنتا ہے کہ ایک بچے کو جتنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں اسکول کے اندر, کلاس کے اندر یا کلاس سے باہر, کریکلم ان سب کا احاطہ کرتا ہے. اور اس کو اگر ہم ایجوکیشن کی زبان میں کہنا چاہیں تو وہ SLOs ہیں, بولیے آگے, کانٹینٹ ہے, ٹیچنگ میتھڈ. اچھا, اس SLO کی بنیاد کے اوپر ایک آتھر نے کتاب لکھی اور اس نے اس کی کہانی بنائی کہ ایک والد تھا, اس کے 3 بیٹے تھے, اور اس نے انہیں بلایا اور انہیں ایک وہ جو آپ نے سنی ہوئی ہے ایک چھڑی دی اور کہا توڑے, پھر اکٹھی کر کے دی اور وہ نہ توڑ سکے. ایک بندے نے یہ کہانی بنائی, دوسرے آتھر نے ایک اور کہانی بنا دی. 2 بچے جا رہے تھے سائیکل لے کے, آگے کوئی نالی آ گئی, انہوں نے مل کے اسے, پھر کسی نے اور بنا دی. سب بچے کھیل رہے تھے, ان کا بال کہیں چلا گیا, وہ اکٹھے گئے. تو ہر ایک نے کانٹینٹ جو ہے وہ مختلف بنایا. اب اگر آپ کا سوال یہ ہوگا بچے سے کہ آپ اتفاق میں برکت ہے کہ کہانی لکھیں, اور وہ بچہ اس کہانی کو ریپروڈیوس کر دیتا ہے ایز اٹ از پیپر کے اوپر, تو آپ کے خیال میں کانٹینٹ اچیو ہوا ہے یا SLO اچیو ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے یہ نہیں چیک کیا. SLO یہ تھا کہ یہ بچہ اتفاق میں برکت ہے کہ مظاہرہ کرنے لگ جائے. ہو سکتا ہے کہ جس بچے نے اتفاق میں برکت ہے کہ پوری کہانی